नमस्कार, मनुदेल श्रेया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शिक्षण का जो आगे वाला पार्ट है अपना, जिसमें सिद्धांत पढ़ेंगे और प्रमुख जो शिक्षण सूत्र होते हैं उनको पढ़ेंगे। इनको भी हमें स्टेप बाय स्टेप याद रखना है कि आप किस प्रकार से कक्षा में जाते हो। जब आप टीचर बन जाओगे, माना कि आप टीचर हो, आप क्लास में जा रहे हो, तो बच्चे को किस प्रकार से आपको पढ़ाना चाहिए, कौन कौन से सिद्धांत आपको काम में लेने हैं, ताकि आपका जो शिक्षण है वो प्रभावशाली रहे, बच्चों को पूरा समझ में आए, बच्चों के लिए किस प्रकार से उपयोगी हो, वो सारा इसमें हम देखेंगे। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि जो शिक्षण शब्द है वो एजुकेशन से बना है। एजुकेशन शब्द है वो दो शब्दों से बना है, ई और डुको से बना है, यानी अंदर से बाहर की ओर निकालना। शिक्षा की प्रक्रिया मैंने बताई थी इसमें कि वो द्विमुखी भी होती है और त्रिमुखी प्रक्रिया भी होती है। त्रिमुखी में आपको याद रखना है कि समाज या पाठ्य पुस्तक आएगी, बाकी शिक्षक और विद्यार्थी वो हैं। फिर लक्ष्य और उद्देश्य मैंने बताए थे, दोनों में अंतर भी बताया था। फिर शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण ब्लूम के अनुसार बताया था। 3 पक्ष बताए थे, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ये आपको ऐसे कैसे एज इट इज़ स्टेप बाय स्टेप याद रखने हैं, वो आते हैं आपके एग्जाम में। सूत्र देखो, सिद्धांत देखो पहले। अब अपना टॉपिक है ये प्रमुख शिक्षण सिद्धांत। तो आप सबसे पहले क्लास में जाते हो तो आपको क्या पढ़ाना है, लेसन पढ़ाओगे आप अपने बच्चों को। जैसे 8th क्लास में जा रहे हो तो उसमें एक अकबर महान है, तो अकबर महान के बारे में आपको बताना है। तो आपको ऐसे उसको बताना है, सामाजिक अध्ययन के जो टीचर रहता है उसका सबसे प्रमुख यही काम रहता है कि वो उसको क्या बनाना है, एक अच्छा नागरिक बनाना है। तो मानवीय संबंधों को समझना है, तो उसी के अनुसार आपको पाठ की व्यू रचना बनानी पड़ेगी। विषय वस्तु को उसी प्रकार से आपको चयन करना पड़ेगा। जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत यही बताता है कि जो बालक है, जो छात्र है, उसका सामाजिक, भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरण में इसका उपयोग हो। इसीलिए ये सबसे पहले अपनाया जाता है जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत क्या होगा? अकबर महान आप पढ़ा रहे हो तो आपने ये सोचा है कि अगर मैं इसको पढ़ाऊंगा तो बच्चे का सामाजिक, भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरण में इसका उपयोग होगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले उसकी, ऐसे तो नहीं कि जाते आप पढ़ाना स्टार्ट कर दोगे, सबसे पहले उसकी बच्चे की रुचि जागृत करोगे। क्योंकि आपका अगर बच्चे की में रुचि नहीं रहेगी तो आपका शिक्षण क्या होगा, प्रभावशाली नहीं रहेगा। तो ये अहम किरदार रोल करता है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत, जब बच्चे में रुचि उत्पन्न होगी, आप बिरबल के बारे में बताओगे, थोड़ा अकबर के बारे में बताओगे, थोड़ी अच्छी चीज़ें बताओगे, तो वो थोड़े से उसका ध्यान क्या होगा, वो आप पे केंद्रित होगा, रुचि बनेगी। तब शिक्षण क्या होगा, ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा प्रभावी रूप से आप उसको बता सकते हो। नेक्स्ट आता है प्रेरणा का सिद्धांत। सबसे पहले आपने क्या किया, जीवन संबंध का सिद्धांत स्थापित किया, फिर आपने रुचि जागृत कर दी। फिर प्रेरणा का सिद्धांत, प्रेरणा क्या होता है, आंतरिक शक्ति उत्पन्न करता है प्रेरणा, और क्रियाशीलता भी उत्पन्न करता है। तो प्रेरणा का सिद्धांत क्या होगा, आंतरिक शक्ति है जो उसमें ऐसी क्रियाशीलता उत्पन्न करती है जो लक्ष्य प्राप्ति तक चलती रहती है, और प्रेरित हो जाने पर बालक क्या करेगा, स्वयं क्रियाशील हो जाएगा। जब उसको प्रेरणा हो जाएगी, आत्म प्रेरित सबसे पहले वाला माना गया है कि जो प्रेरणा होती है बाह्य मोटिवेशन से लेके, बाह्य मोटिवेशन से ज़्यादा क्या होता है, आंतरिक मोटिवेशन उपयोगी रहता है। तो अगर आपने प्रेरणा का सिद्धांत काम में लिया, प्रेरणा उसकी आंतरिक शक्ति जगा दी, तो वो अपने आप ही क्या रहेगा, क्रियाशील रहेगा। तो प्रेरणा का सिद्धांत हो गया। फिर नेक्स्ट आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसमें आता है करके सीखने का काम, यानी आप उसे करके सीखने का अवसर प्रदान करोगे तो वो ज़्यादा शिक्षण आपका प्रभावशाली रहेगा। तो इसमें रायबर्ड ने भी ये बताया है कि छात्र की क्रियाशीलता का सिद्धांत संपूर्ण शिक्षण में सर्वप्रथम महत्व रखता है। तो ये किसने कहा है कि छात्र की क्रियाशीलता का सिद्धांत संपूर्ण शिक्षण में सर्वप्रथम महत्व रखता है। तो रायबर्ड के ये विचार है। क्रियाशीलता का सिद्धांत देखो क्या पढ़ा हमने, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। जीवन में आपने भौतिक जितने भी वातावरण है छात्रों का, उसके उपयोग में लेके ही आपने विषय वस्तु का चयन किया, यानी जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। फिर आपने रुचि जागृत कर दी, यानी कि वो क्या, बच्चे का ध्यान आकर्षित कर लिया। फिर प्रेरणा का सिद्धांत, यानी खुद आत्म मोटिवेट होना है, तो प्रेरणा का सिद्धांत काम में लिया। क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रियाशील होना यानी करके सीखना। तो रायबर्ड के अनुसार करके सीखना क्या होता है, छात्र की क्रियाशीलता का सिद्धांत संपूर्ण शिक्षण में सर्वप्रथम महत्व रखता है। फिर क्रियाशील हो गया, करके सीखा। फिर चयन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत देखो किस प्रकार से आता है कि ज्ञान अति विस्तृत होता है, तो उस ज्ञान में आपको क्या करना है, छात्रों की योग्यता, ये टीचर का काम है, छात्रों की योग्यता, रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार उसमें केवल उपयोगी एवं लाभप्रद बातों का ही चयन करना है।
तो ऐसे तो विषय वस्तु बहुत बड़ी होती है, उसमें से आपको क्या पढ़ाना है, क्या चयन करना है, वो छात्रों की योग्यता, उनकी रुचि और उनकी आवश्यकता क्या है, उसी के अनुरूप आपको क्या करना है, चयन करना है। तो ये होता है चयन का सिद्धांत। संबंध स्थापित किया, रुचि स्थापित की, फिर मोटिवेट किया, आत्म मोटिवेट किया, फिर क्रियाशील करके सीखा, फिर आपने चयन किया, चयन का सिद्धांत काम में लिया, फिर नियोजन। देखो क्या होता है नियोजन, क्या अगर आप प्लानिंग से कोई काम करते हो तो वो क्या करेगा, अपव्यय को रोकेगा। आपका टाइम खराब हो, आपका पैसा खर्च हो, कुछ भी हो, तो उस सब को क्या करता है नियोजन। किसी भी चीज़ में काम में ले लो, नियोजन हर जगह काम में आता है। तो नियोजन क्या करता है, अपव्यय को रोकता है। तो नियोजन का सिद्धांत ये दिखाता है कि आपने जो वस्तु चुनी है, जो ज्ञान चुनी है, उन बातों को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व आपको क्या करना है, उनको नियोजित करना है। ऐसे तो आप पढ़ाते रहोगे एक ही चीज़ को आपने क्या कर लिया, 10 दिन तक चलाते रहे, तो ऐसे तो कोर्स भी कंप्लीट नहीं होगा। तो नियोजन क्या करेगा, आपके अपव्यय को रोकता है। तो ये नियोजन का सिद्धांत हो गया। उसमें आपको क्या पढ़ाना है, किस विधि को अपनाना है, किस सहायक सामग्री का उपयोग करना है, ये नियोजन के सिद्धांत के अनुसार ही आपको पता लगेगी जब आप पहले प्लानिंग करोगे तब। विभाजन का सिद्धांत देखो, विभाजन का सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत का अर्थ ये होता है कि शिक्षक को अपनी विषय वस्तु को सुगम बनाने के लिए उसका जो प्रस्तुतिकरण होता है वो क्रमिक सोपान, ये पदों में करना चाहिए, स्टेप वाइज स्टेप करना चाहिए। जैसे कि आपको मैंने एक साथ नहीं पढ़ाया पूरा शिक्षण। कल मैंने आपको क्या बताया, शिक्षण की परिभाषा बता दी, शिक्षण के भेद बता दिए, शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य बता दिए, फिर से शिक्षण का हमने वर्गीकरण कर लिया। आज हम पढ़ेंगे सिद्धांत और सूत्र। तो ये क्या है, पदों में विभाजित कर लिया, सोपान है ये, स्टेप बाय स्टेप हम आगे से आगे चल रहे हैं। पहले हम आपको सिद्धांत बताते थे तो पहले आपके समझ में नहीं आता कि हम किसके सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो यही हो गया विभाजन का सिद्धांत। अब नेक्स्ट आता है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत में देखो क्या होता है, शिक्षक को शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए कक्षा में लोकतांत्रिक व्यवहार अपनाना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवहार कैसे अपनाना चाहिए, छात्र केंद्रित वातावरण बना के। समझ गए, छात्र केंद्रित वातावरण किस में बनता है, लोकतांत्रिक व्यवहार के सिद्धांत में। कि पहले क्या था, शिक्षक केंद्रित थी अपनी पूरी, लेकिन अब क्या हो गया, छात्र केंद्रित वातावरण हो गया, तब इसमें ये जोड़ा गया है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। आवर्ती का सिद्धांत, अब आपने पूरा स्टेप पढ़ा दिया, आपने नियोजन भी कर लिया। सबसे पहले आपने संबंध स्थापित किया, फिर आपने रुचि पैदा कर ली, फिर वो सेल्फ मोटिवेट भी हो गया बच्चा, फिर उसने करके भी सीख लिया, फिर आपने जो आप पढ़ा रहे हो उस सब का आपने चयन कर लिया, फिर उस आपने प्लानिंग भी कर ली, फिर विभाजन का सिद्धांत यानी पदों के अनुसार आपने उसको सिखा भी दिया, फिर छात्र केंद्रित वातावरण बना दिया। अगर आवर्ती का सिद्धांत नहीं होगा तो आपने जितना भी पढ़ाया वो सब क्या हो गया, खराब हो गया, क्योंकि आपने वापस रिपीट नहीं किया। आवर्ती क्या होती है, वापस रिपीट करने का काम करती है, नहीं समय अनुसार आपको दोहराना चाहिए। मैंने आपको आज ये पढ़ाया, आपने आज पढ़ लिया, आपके समझ में आ गया, लेकिन अगर आप 7 डेज़ बाद आप इसको रिपीट नहीं करोगे तो आप सारी चीज़ें भूल जाओगे। अगर आपने 7 डेज़ बाद रिपीट किया, फिर आपको 7 डेज़ बाद में, आज मैंने पढ़ाया 7 डेज़ बाद में इसको वापस सुना, फिर आप 15 डेज़ बाद इसको अगर वापस सुन लेते हैं तो आपको जीवन भर ये हमेशा याद रहेगा। तो ये आवर्ती का सिद्धांत ये बताता है कि ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए सीखे गए ज्ञान को समय अनुसार दोहराना चाहिए, नहीं तो बालक की जो स्मृति चिन्ह होते हैं वो वक्त के अनुसार धुंधले हो जाते हैं। तो ये आवर्ती का सिद्धांत है। 9 सिद्धांत याद हो गए आपको। संबंध स्थापित किया, रुचि जागृत की, फिर आपने क्या की, प्रेरणा की, फिर क्रियाशीलता का सिद्धांत अपनाया, फिर आपने चयन का सिद्धांत अपनाया, फिर आपने प्लानिंग की, फिर आपने विभाजन किया यानी पदों का विभाजन किया, उसके बाद में लोकतांत्रिक यानी छात्र केंद्रित वातावरण बनाया आपने, फिर आवर्ती का सिद्धांत। ये सभी सिद्धांत शिक्षण के लिए क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। ये आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखने हैं। ये पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत है या नहीं है, तो एज इट इज़ आपको ये नाम याद रखने हैं। प्रमुख शिक्षण सूत्र देखो, सूत्र क्या होते हैं। अब ये सूत्र हैं, इनको किसी ने आविष्कार नहीं किया। सबसे बड़ी बात है, जो प्रमुख शिक्षण सूत्र होते हैं इनका आविष्कार नहीं किया, इनको खोजा गया है कि कौन कौन से सूत्र हैं, तो इनको खोजा गया है। इस कार्य में केमनियस, रूसो, पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट स्पेंसर, इन सभी ने योगदान दिया है और इन्होंने खोजा है कि शिक्षण सूत्र ये निम्नलिखित होते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने लिख रखा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये देखो ये कैसे है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, कि बालक में, अगर आप अकबर
महान पढ़ाने जा रहे हो बच्चे को, तो सबसे पहले थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना चाहिए ना उसको। तो उसको पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान ग्रहण करवाओगे तो ज़्यादा प्रभावी रहेगा। तो ये शिक्षण का सूत्र है कि बालक अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को ग्रहण करता है। अगर आप किसी को पाठ पढ़ा रहे हो तो पाठ पढ़ाने से पहले इस बात का पता लगा लें कि बालक को उस विषय का कितना ज्ञान है। शिक्षक को प्रत्येक पाठ में इस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करना चाहिए कि आप गए जाके थोड़ा सा बात की, वार्तालाप की, अकबर महान लिखा, तो बच्चों को थोड़ा पूछो कि उनको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो जितना आपसे ज्ञात है वहाँ से चालू करके अज्ञात की ओर उनको लेके जाओ तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर बालक अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को ग्रहण करता है। ये कौन से शिक्षण सूत्र में है? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऐसे क्वेश्चन आएगा। सरल से जटिल की ओर, सरल से देखो जटिल की ओर कैसे होता है। इसका अर्थ क्या होता है कि बालकों को पहले विषय की सरल बातें बताई जाएं, उसके बाद ये बातों का उसको क्या करवाना चाहिए? ज्ञान करवाया जाना चाहिए। नाम एक आता है हर्बर्ट स्पेंसर का, सरल से जटिल की ओर में, कि यदि ज्ञान प्रदान करने में इस क्रम का अनुसरण नहीं किया गया तो बालक शब्दों के अतिरिक्त और कुछ नहीं सीख पाएगा और शीघ्र ही उस विषय से घृणा व अरुचि हो जाएगी। तो आप सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सरल से जटिलता की ओर लेके जानी चाहिए। ये हर्बर्ट स्पेंसर के विचार हैं और ये सही भी है कि बालक को अगर आप मैथ पढ़ा रहे हो, ठीक है, मैथ पे आ जाओ, मैथ पढ़ा रहे हो तो उसको सबसे पहले आपने क्या बताया? परिमेय संख्या बताई, अपरिमेय संख्या बताई। ऐसे तो नहीं कि जाते आपने 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दिया। तो सबसे पहले सरल चीज़ें बताओ, उसके बाद में उसको जटिल की ओर लेके जाओ। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर कैसे होता है? इसे आगमन से निगमन की ओर भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखना। विशिष्ट से जटिल की ओर, विशिष्ट से क्या होता है? सामान्य की ओर, आगमन से निगमन की ओर। इसमें देखो क्या होता है, एक अच्छा शिक्षक अपने शिक्षण का प्रारंभ आगमन से करके निगमन की ओर समाप्त कर देता है। इसे जैसे नियम की ओर, ये उदाहरण किसका है? तो ये उदाहरण होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर या फिर आएगा आगमन से निगमन की ओर। इसमें जो उदाहरण होता है, उदाहरण से लेके आप नियम की ओर इसे ले जा सकते हो। तो ये होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर। ये आप समझते हैं पूर्ण से अंश की ओर कि आपने जब पूर्ण थे उनके प्रभागों और उपवेद्यों को, भागों को अलग अलग करना है। आपने देखो समझो, एक बालक है, एक बालक को आपको क्या करवाना है? वस्तु का दर्शन करवाना। जैसे आपको ह्यूमन बॉडी पढ़ानी है, ह्यूमन बॉडी आप पढ़ा रहे हो, नहीं शरीर की सामान्य रचना पढ़ानी है, तो आप स्केलेटल लेके जाओ। स्केलेटल आप उसके सामने ले गए तो समझ में आ गया ये स्केलेटल है, उसका डेमो दिखाया। तो स्केलेटल में अब आपको जाना है, उसकी आई दिखानी है, उसकी बोन कौन कौन सी है वो बोन दिखानी है, रीढ़ की हड्डी कौन सी होती है, जो हाथ है, हाथ में जो हड्डी होती है वो दिखाते हो, पैर की हड्डी दिखाते हो। तो आपने क्या किया? पूर्ण से, यानी कि बहुत बड़े रूप से आप छोटी छोटी चीज़ों पे आ गए, यानी पूर्ण से अंश की ओर। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, देखो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर कैसे होता है कि बच्चों को सबसे पहले अप्रत्यक्ष चीज़ों के बारे में बताया जाता है, फिर उसको प्रत्यक्ष की ओर लेके जाया जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान के माध्यम से बालक पूर्व में अपना विश्वास बना लेता है, इस वजह से हम इसका प्रयोग करते हैं प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या फिर इसका दूसरा नाम है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्या है? विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, अनिश्चितता से निश्चितता की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, अनुभव से तर्क की ओर। ये तो आपको ऐसे कैसे याद रखने हैं, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, अनिश्चितता से निश्चितता की ओर और अनुभव से तर्क की ओर। जैसे कि आपने क्या बताया, हरी घास पर क्षण भर, यह आपको पाठ पढ़ाना है, पाठ का नाम है हरी घास से क्षण भर। लेकिन पहले आपने क्या किया? हरी घास का प्रत्यक्ष अनुभव करा दिया बच्चे को, तब वो क्या करेगा? ज़्यादा सीखेगा। तो अनुभव से तर्क की ओर एग्जाम्पल देके आपको बता दिया जाएगा कि हरी घास पर क्षण भर, इसमें आपने बालक को हरी घास दिखाई, तो ये कौन सा शिक्षण सूत्र स्टूडेंट टीचर ने काम में लिया? तो अनुभव से तर्क की ओर ये काम में लिया। मनोवैज्ञानिकता से तार्किकता की ओर,
जैसे जैसे बालक शिक्षा में उसकी रुचियाँ, रुझानों आदि के अनुसार प्रारंभ करना चाहिएगा, तो जैसे 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 उसका ज्ञान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसमें क्या आएगी, तार्किकता आएगी। जब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज था तो आप कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, जब आपको पूरा लेसन करवा दिया जाएगा तब आप में क्या आएगी, जब आपको ज्ञान हो गया तो आप उसमें क्या कर सकते हो, तर्क कर सकते हो। तो ये हो गया मनोवैज्ञानिकता से तार्किकता की ओर। ये आपके क्या हो गए, शिक्षण सूत्र हो गए। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशेषण से संश्लेषण की ओर, अनिश्चितता से निश्चितता की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, मनोवैज्ञानिकता से तार्किकता की ओर। ये शिक्षण सूत्र थे, सिद्धांत थे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।